हेलो फ्रेंड्स, हेलो पेरेंट्स। आज जो एक टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ ट्रीटमेंट के नुकसान। अब देखिए, सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब भी किसी भी बीमारी का या किसी भी कंडीशन का इलाज आपने खुद से कर लिया है और आप डॉक्टर नहीं हैं, तब आपने इलाज कर लिया है और वो कहलाता है सेल्फ ट्रीटमेंट। तो अब पेशेंट ज़्यादातर बारी हमारे पास आते हैं और वो 2-3 प्रकार के, ख़ास करके बच्चों के डॉक्टर होने के नाते मैं बच्चों के बारे में कह सकती हूँ कि वो ख़ासकर ऐसी बातें होती हैं कि देखिए, पिछली बार आपने दवा लिखी थी तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो गया था और अभी भी उसी तरह का इसको थोड़ा-सा खाँसी और थोड़ा-सा ज़ुकाम या ऐसी चीज़ें हो गई, तो हमने वो कोर्स पूरा रिपीट कर दिया है। ये बहुत बहुत बारी हमको सुनने के लिए मिलता है। और जब आप सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेते हैं ना, तो देखिए, ये बात समझिए कि डॉक्टर को आपके इंटेलिजेंस से कोई परेशानी नहीं है और वो आपको इंटेलिजेंट मानता भी है। पर मेडिकल के लाइन में और ट्रीटमेंट के लाइन में आपका इंटेलिजेंस है, वो ये डॉक्टर को नहीं मान सकता वो, और मानना चाहिए भी नहीं। क्योंकि देखिए, आप बच्चे की उम्र बदलती है, सीज़न बदलता है, वायरस बैक्टीरिया जो उस समय चल रहे हैं वो बदलते हैं और ख़ुद बॉडी की फिजियोलॉजी हर समय एक जैसी नहीं रहती। तो भले बच्चा वही है और सिम्टम्स भी सेम हैं, लेकिन डॉक्टर को देखने दीजिए एक बार कि वो फिज़िकल फाइंडिंग्स जो कि वो देखे कि क्या वास्तव में ये सिमिलर इलनेस है या नहीं है, और उसको लिखने दीजिए दवा। थोड़ा सा समय या शायद कई बार थोड़े से पैसे शायद आप बचा पाएँ, पर आप लॉन्ग टर्म में बच्चे का नुकसान करते हैं। वो नुकसान किस तरह से होता है? देखिए, कई बार ये हो सकता है कि बहुत ही कम दवाओं की ज़रूरत हो, या शायद आपको सिर्फ थोड़े से सिम्टोमेटिक या थोड़ा सा कुछ इलाज की ज़रूरत है और रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। लेकिन रीअश्योरेंस बिना प्रॉपर चेकअप किए नहीं करता डॉक्टर। तो जब उसने चेकअप कर लिया एंड ही इज़ अश्योर्ड कि ये एक सिंपल इलनेस है और कोई एक आधा सिंपल मेडिसिन से काम चल जाएगा, तो वो आपके और आपके बच्चे दोनों के भले में होता है। किस तरह से भले में होता है कि अल्टीमेटली सभी ड्रग्स जो हैं, दोज आर केमिकल कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ देम। वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, बॉडी को जब भी वो आप बॉडी में डालते हैं, और कभी भी आप डॉक्टर से नहीं पूछते हैं तो आप सही मात्रा में तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का वज़न के हिसाब से मेडिसिन का डोज तय होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 गोली इसकी ले लो, 2 गोली इसकी ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो ना केवल आपने गलत मात्रा में दिया, और कई बार वो ज़्यादा हो तो बहुत घातक है। जो भी आपने दवा दी है, बॉडी को उसको पचाना पड़ता है, उसको एक्सक्रीट करना पड़ता है, आपकी किडनीज़ को काम करना होता है। तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सी दवा आपके लिवर पे या किडनीज़ पे बुरा असर कर सकती है, और क्या वो बार बार लेने से बुरा असर कर सकती है, गलत मात्रा में लेने से क्या बुरा असर कर सकती है, ये आपको कैसे पता होगा? और दूसरी बात, कई बार 2 दवाएं एक साथ चल रही होती हैं। शायद कोई स्किन कंडीशन के लिए एक दवा चल रही हो और आपने अभी कुछ दूसरी दवा साथ में दी है, तो वो 2 दवाओं का भी आपस में इंटरेक्शन होता है, ये डॉक्टर को पता होता है। तो जब ना आप और एक चीज़ जो गूगल, इंटरनेट से आप बहुत कुछ आजकल देखकर, ट्रीटमेंट का प्रचलन बहुत बड़ा है, तो ये आप समझिए कि वो एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, जिसमें कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज या आपकी कुछ बेसिक शंकाओं का समाधान हो सकता है। वो उससे ट्रीटमेंट ना करवा लें आप, और वो डॉक्टर की जगह उसको ना यूज़ कर लें, क्योंकि अभी बहुत पेशेंट इस तरह के बढ़े हैं, और ख़ास करके जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप, और वो इतने सारे इलाज खुद से करके आते हैं। तो कई पेशेंट आके बोलते हैं कि फ़ीवर आ रहा था तो हमने फ़ीवर की दवा दे दी, और वॉमिटिंग हो रही थी तो हमने वॉमिटिंग की दवा दे दी, तो 2 दिन वो ठीक रहा। अब वो दोनों ही चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपने स्क्रैच से शुरू करके एक खाली प्लॉट पे आप नया मकान बनाते हो, दैट इज़ ऑलवेज ईजी, लेकिन आपने गलत बनाया हुआ है और उसको तोड़ के और फिर सही करना, वही काम आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक मुश्किल काम हो जाता है। और शायद वो बेसिक दवाओं से फिर काम चले भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ अनोखे इलाज कर लिए हैं खुद से।
अच्छा, और कई बार तो क्या होता है कि जैसे सब्जियों में आपने बहुत सारे ही ज़्यादा या गलत मसाले डाल दिए तो फिर वो कोई टेक्निक से सुधरता नहीं है। वैसा ही कई बार आपके शरीर के साथ ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ही गलत दवाओं दे के कुछ खिलवाड़ ऐसा कर लिया अपने या बच्चे के शरीर के साथ में, जिसमें शायद कि बहुत ही इरिवर्सिबल जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट हो गया बॉडी के ऊपर। ऐसे केसेस भी मिले हैं। तो ये बहुत होता है कि आपने कभी का प्रेस्क्रिप्शन लिखा और पेशेंट उसको कॉपी करके और कहते हैं कि वो तो ठीक हो गया था, और शायद 2-3 बार साल में कॉपी कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार, वो 2-3 बार भी कॉपी कर चुके होते हैं उसको, और फिर जो फाइनल एक टाइम वो नहीं ठीक होता, जब वो फिर आते हैं डॉक्टर के पास। और कई बार अगर हम उनको ये बात बोलें तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और पर मुझे लगता है कि आपको पहली बात तो ये समझनी है कि एवरी चाइल्ड इज़ अ सेपरेट एंटिटी, इट्स ही और शी इज़ नॉट अ मिनिएचर ह्यूमन बीइंग। वो कोई आपका छोटा वर्जन नहीं है कि आपने जो एडल्ट की दवा चली थी, कई बार लोग उसको खुद से हाफ डोज करके और दे देते हैं। और कई पेशेंट तो इतने काफ़ी ज़्यादा सोच रखते हैं कि वो बोलते हैं कि क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसको मैंने हाफ गोली दी थी, और वो उससे थोड़ा और छोटा है तो मैंने 1/4 दी थी। तो आप सोचिए कि वो कितना मतलब इस बारे में उनका भी काफ़ी पर्सनल भी शोध बहुत है, पेशेंट का पर्सनल भी है, और वो करना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आपके ही तो जो है एडवर्स इफ़ेक्ट आपको फेस करना पड़ता है। तो जो इंटरनेट को आप यूज़ करते हैं वो रेफरेंस के लिए यूज़ करिए। अपने डॉक्टर से शंकाओं का जो समाधान है वो पूछिए ज़रूर। और वो अच्छी चीज़ है, इंटरनेट आपका ज्ञान को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, विस्तार करती है। पर ये कभी ना कर लें कि वो पूरा ट्रीटमेंट आप जो है ना वो खुद से प्लान कर लें, एग्जीक्यूट कर लें, ऐसा ना कर लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब दूसरा मसला ये खड़ा होता है कि आप एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद से कर लेते हैं। तो अभी तो आप ये एक पहली बात, बेसिक बात समझिए कि ज़्यादातर मौसमी बुखार और ज़्यादातर जो छोटी इलनेसेस हैं वो वायरल हैं। वायरस और एंटीवायरल तो ऐसी बहुत ऐसी दवाएं नहीं होती इतनी ज़्यादा, बहुत विशेष परिस्थितियों में ज़रूर लगाई जाती हैं। वो एक निश्चित टाइम फ्रेम में जो है वो अपना टाइम लेके वायरस ठीक होता है, और उसमें हम उतनी देर के लिए बच्चे को सिम्टोमेटिकली जो सपोर्ट करते हैं। पर ये पहचानना तो डॉक्टर का काम है कि वो वायरल है कि नहीं, आप नहीं पहचान सकते। तो आपने कोई भी फीवर आया तो आप उसको फटाफट एंटीबायोटिक्स दे देते हो। अब एंटीबायोटिक्स के मामले में ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स तो लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड संख्या में दुनिया में अवेलेबल है, इतनी सारी नहीं है। और किसी को भी मैंने खुद से जो लोग देते हैं वो सिंपल एंटीबायोटिक्स तो नहीं देते हैं कभी, वो हमेशा हायर एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो आप जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पर सुई से काम चलता था वहाँ तलवार क्यों इस्तेमाल करी, वैसा कुछ बॉडी के साथ हो जाता है कि वो क्योर तो करता है उस कंडीशन को, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो बॉडी के ऊपर और हमारी इम्यूनिटी के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा बच्चे की लाइफ में कि जब वो सभी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, फिर कौन सी दवाएं उनके लिए, कोई नया आविष्कार नहीं होने वाला है। तो जुडिशियसली जो है वो एक फिजिशियन ही इसको यूज़ करता है, और वो देखता है कि कितने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो सिर्फ वायरल इलनेस उसको लगी तो एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल, वो बैक्टीरियल इलनेस के लिए है, वायरल इलनेस में वो कुछ काम नहीं करेगी। तो वो डॉक्टर जो है वो सोच समझ के और आपको देगा, अगर बहुत ज़रूरी हुआ, और नहीं ज़रूरी हुआ तो आपको रीअश्योर करेगा, आपको समझाएगा क्या सावधानियाँ, कितना रेस्ट और बाकी परहेज़ और बाकी चीज़ों के बारे में, और आपको रीअश्योर करेगा कि ये 6-7 डेज़ या 5 डेज़ ऐसे ये इलनेस क्योर हो जानी है, तब तक आप ना घबराइए। अब इंडिया में ऐसे भी हमारे देश पे इल्ज़ाम लगते हैं बहुत सारे कि हमने सुपर बग बनाया हुआ है। सुपर बग आप समझिए क्या चीज़ होती है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिस पे हाईएस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो अवेलेबल हैं उनका असर होना बंद हो चुका है। अब ये बैक्टीरिया अगर किसी को लगा, किसी के शरीर में गया, तो हम उनकी कैसे हेल्प करेंगे, फिर हमारे पास कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं हो जाता है। तो
और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंटीबायोटिक्स लोग खुद से खाते हैं और दूसरे कुछ लोग जो क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ये हायर एंटीबायोटिक्स को पेशेंट के लिए लिख देते हैं। तो कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि पेशेंट आके बोलते हैं कि फ़ीवर के लिए फ़ीवर की दवा दे दी और वॉमिटिंग के लिए वॉमिटिंग की दवा दे दी, तो अब जो है अब इसका एक जो कि सांस लेने में एक तकलीफ़ है उसका लिख दीजिए। तो हम बोलते नहीं, ये भी आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपने तो ऑलमोस्ट कर ही दिया है, डॉक्टर का काम सारा हो चुका है। पेशेंट इज़ ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड, उसका आपने तो लिख दिया है। तो हम बोलते ठीक है, अब एक और बता दो तो प्रेस्क्रिप्शन पूरा हो जाए। तो ऐसा ये नहीं करिए आप, मतलब इतना भी आप खुद से इलाज नहीं कर लीजिए, और खुद पे भरोसा रखिए और डॉक्टर पे भी लेकिन भरोसा रखिए। वो आपके भले के लिए करता है, हमेशा जो है वो आपके बच्चे के भले के लिए, उसकी एज के हिसाब से, उस सीज़न के हिसाब से, उसका क्योंकि उसने ट्रीटमेंट किया है तो उसको पिक्यूलियरिटी पता है कि ये बच्चे को इस सीज़न में ये हुआ था, या उसको खुद का ट्रीटमेंट भी पता है कि उसको ऑलरेडी ये मेडिसिन चल रही हैं। सपोज़ किसी को अस्थमा या कोई स्किन की कंडीशन है तो कुछ दवाएं ऐसी चल रही हैं जो कि डॉक्टर के नॉलेज में होती है, तो डॉक्टर को अपना काम करने दें और इंटरनेट से देखें। पर उसको देख के, और कई पेशेंट इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हेडेक हुआ और शायद बहुत चक्कर आने लगे तो वो बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं कि ये तो कोई बड़ा ट्यूमर ही हो गया। तो वो मतलब आप घबरा ज़्यादा जाते हो उन चीज़ों से। उनको यूज़ करिए, और आप रियली इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो ऑथेंटिक जो है, जो पेशेंट्स मैनुअल होते हैं, जो पेशेंट की हेल्प के लिए बने होते हैं बुकलेट्स, उनको पढ़िए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। और मैं फिर से आपको सजेस्ट भी करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। बहुत छोटी मोटी तकलीफ़ें जिसमें कि डॉक्टर ने ही आपको बोल के रखा होता है कि आप अगर ये हल्का बुखार में आप एक पैरासीटामोल ले सकते हो, अगर ये जो डॉक्टर ने ही सजेस्ट करके रखा वो आप करें। पर आप करते हैं और करते जाते हैं, फिर वो एक पॉइंट पे जब भी वो फिर भी कंट्रोल नहीं है, और कैसे होगा क्योंकि वो सही ट्रीटमेंट नहीं था, तो आप फिर डॉक्टर से बात करते हो। वैसा नहीं करिए। और डॉक्टर आपके भले के लिए काम करता है, तो जैसे ही आपको लगे कि परेशानी है और जिसमें कि मेडिकल अटेंशन इज़ नीडेड, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करिए। थैंक यू।